जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। आप में से कई बच्चों ने इतने ज़्यादा कमेंट किए कि सर हमें केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो हमारे पेपर में आने वाले न्यूमेरिकल हैं, वो हमें बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और 8 मार्च को अगर आप 8 मार्च को केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है आपके केमिस्ट्री के अंदर ओनली 3 चैप्टर ही ऐसे हैं जहां से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। इन तीनों चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहां से भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, उन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आप 8 मार्च को एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि यहां से ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। अगर ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, मैं कह सकता हूं कि यहाँ से रिलेटेड जो मैं आपको फार्मूला जो करने का तरीका बताऊँगा, वहाँ से न्यूमेरिकल जरूर आ सकते हैं। क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कभी कभी बहुत ही कम चांस होते हैं कि सेम वैल्यू के साथ आपको बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल दिख जाए। हो सकता है यहाँ पर जो मान है, जो वैल्यूज दी रहती हैं, वो चेंज हो जाए, बट करने का तरीका सेम रहे। ऐसा होता है बोर्ड के पेपर में जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें ऐसा ही होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे कि हमारा पहला न्यूमेरिकल है, इसे ध्यान से समझो। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml 200 मिली जल में घुला हुआ है। ठीक है, बिलियन की मोलरता की गणना। यहां पर आपको बिलियन की मोलरता यानी कि मोलरिटी जो है आपको गणना करनी है। इस न्यूमेरिकल को कैसे करना समझो ध्यान से। सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया है, यानी कि इस न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यूज जो हैं, कुछ मान जो हैं हमें दिए गए। क्या क्या दिया गया देखो, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर भार दिया गया, वेट दिया गया। कितना दिया गया? 5.85 ग्राम। ये आपको यहाँ पर भार देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला हुआ है, यानी कि बच्चों यहाँ पर वैल्यू में यानी कि आयतन दिया गया है 200 ml, मिलीलीटर यानी कि ml, समझ गए। जल में घुला विलयन की मोलरता की गणना करना। प्यारे बच्चों यहाँ पर बिलियन की मोलरता आपको निकालनी। इतना आपको समझ में आ गया? अगर आपने इतना लिख लिया तो मैं कहता हूं आप सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों मोलरता के लिए में सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखना है। प्यारे बच्चों आपने मोलरता का सूत्र पढ़ा होगा, M = भार इंटू में 1000 रहता है, अपॉन में M रहता है, इंटू में V रहता है। जब आप ऊपर 1000 ले रहे हैं, इस सूत्र को अप्लाई कर रहे हैं, तो V का मान जो है वो ml में ही रख देना है आपको। यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लीटर में कन्वर्ट करके भी करना चाहते हैं, आंसर सेम आएगा, आप उस सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर M जो है यानी कि अणुभार जरूरत पड़ता है। अणुभार किसका रहता है? अणुभार बच्चों आपका रहता है विलेय का। किसका रहता है? अणुभार आपको रहता है विलेय का। अब इसमें देखो सोडियम क्लोराइड इतना है और इतने ml जल में घुला है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो विलेय है वो कौन है? सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों सोडियम क्लोराइड यानी कि प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा NaCl। इस NaCl का हमें निकालना है अणुभार, तो हम निकालेंगे NaCl का अणुभार। एक एक चीज ध्यान से समझ कर चलेंगे ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो। अब NaCl का अणुभार जब हम निकालेंगे तो Na का कितना होता है और Cl का कितना होता है। देखो बच्चों, Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5, ये होता है। Cl का कितना होता है? 35.5। ये अणुभार होता है जिसको आप द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं। इसका जब निकालेंगे तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5.5 8 और 3 2 5, यानी कि 5.85 ग्राम आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब हमने अणुभार निकाल लिया। अब हम मोलरता इस सूत्र की सहायता से हल कर रहे हैं। देखो फार W का मान कितना दिया गया? 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में फार्मूले में 1000 है तो 1000 रहेगा, अपॉन में M का मान कितना आया? 58.5 इंटू V, वॉल्यूम आयतन कितना दिया गया? 200 ml दिया गया, 200 रहेगा। पहले बच्चों 1 0 से 1 2 0 इधर हैं, इनको हमने कैंसिल करा दिया।
इतना समझ में आ गया, ठीक है। इधर देखो, एक दो संख्या के बाद दशमलव, नीचे एक संख्या के बाद इन दशमलव को हटा देंगे, नीचे एक जीरो और बढ़ा लेंगे, एक जीरो और बढ़ा लेंगे। देखो ध्यान से क्या रहेगा, मोलरता m इक्वल टू बचा 585 गुणे 10 बटे 585 गुणे, देखो ये 2 बचा, उधर एक वाला जीरो, 20 बचा। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करा दिया गया, 585 से 585 कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 बचा, 1/2 बचा। चाहे तो आप इसी को आंसर लिखकर छोड़ सकते हैं, या इसको आप सॉल्व कर लो, लगाएंगे दशमलव, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि जो मोलरता आएगी 0.5 मोल आ जाएगी। चाहे तो आप इसको 0.5 में भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा होगा, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सॉरी, मोलरता निकाल लेती, मोलरता का मोल नहीं, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर या मोल बटे लीटर, क्यों ऊपर मोल नीचे लीटर होता है, ठीक है। अगला बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझो। इसमें कह रहा 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, 1 लीटर जल में घोला गया, बिलियन की मोलरता की गणना करना है। 1 लीटर जल में घोला गया है और बिलियन के मोलरता की गणना करना है, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहले हम नोट करेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया, सबसे पहले इतने ग्राम, यानी कि प्यारे बच्चों आपको भार दिया गया 15 ग्राम, समझ गए इस चीज को, ठीक है। आपको आयतन दिया गया, वॉल्यूम दिया गया 1L4 लीटर, बिलियन की मोलरता आपको यहां पर काउंट करनी है। अभी हमने जो पहला वाला सूत्र देखा था, वहां पर अगर हम उस सूत्र की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें जो वॉल्यूम लेना पड़ता है ml में लेना पड़ता है। चाहे तो अगर आपको ml लीटर में सॉल्व करना आता है तो आप लीटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा मैंने दोनों तरीके बताए हुए हैं। मैं अगर मेरे अकॉर्डिंग आप कोई पूछेगा, क्योंकि बहुत रेयर चांस होते हैं जब आपको वैल्यू जो है लीटर में दी है, ज़्यादातर वैल्यू ml में दी रहती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चेंज करने में डाउट होता है। मैं कहता हूँ जो मैंने आपको फार्मूला बताया m इक्वल टू W इंटू में 1000 बटे m इंटू में v, आयतन ml में, इस सूत्र की सहायता से अगर आप सॉल्व करते हैं ज़्यादातर इजी रहता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको वो वाला सूत्र इजी रहता है, बिलियन के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, आप सभी को पता है। ml लीटर में जो भी वैल्यू दी गई, अगर ml में चेंज करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना हो जाएगा, इससे थोड़ा ईजी रहता है। अब बच्चों यहाँ पर m अणुभार जरूरत पड़ेगा, किसका, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का क्या मतलब होता है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, ये आपका हो गया पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का आपको निकालना है अणुभार, मोलिकुलर वेट, अणुभार। जब आप इसका अणुभार निकालेंगे तो पोटेशियम का कितना होता है, Cl का कितना होता है। पोटेशियम का आपको याद रख लेना, Cl का भी हम लोग 35.5, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। अब आपको K का याद रख लेना, पोटेशियम का मतलब बच्चे होता है 39 या आप कह सकते हैं 39 होता है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 5.9 प्लस 5 14, 3 प्लस 3 6 और प्लस 1 7, यानी कि 74.5 यानी कि 74.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल में इसमें मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, बाहर कितना दिया गया है 15 ग्राम गुणे 1000 बटे m का मान आया 74.5 गुणे b, ml कितना आ गया 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, 15/1 से 74.5, दशमलव हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव हटाकर ऊपर एक जीरो बढ़ा देना है, दशमलव हटा के ऊपर एक जीरो बढ़ा देना, ठीक है। 150/745, इसको अगर हम 5 से काटें एक बार, 5 तिहाई 15, ठीक है, तिहाई 3 बच जाएगा, 5 एकन 5 और इधर ये बचे 5 और इधर 2, 5 चक्कू 20 बचे 5 नेम 45, यानी कि प्यारे बच्चों 30 बटे आपका आ गया
149 149, ठीक है। इस 149 से आपको 30 को भाग देना है, इससे इस वैल्यू को भाग देना है। जब आप इसको इससे भाग दे देंगे, इसको इससे काट देंगे, तो आपका आंसर आएगा 0.20 मोल प्रति लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मोलरता इतनी आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो किसी भी प्रकार का कैसा भी न्यूमेरिकल कितना भी हार्ड आ जाए, मैं कहता हूँ आप लोग इजी से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तुरंत पूछिए। ठीक है, अगला देखो बच्चों। अगला बच्चों आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 है। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक इतना पाया गया है। ठीक है, ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। 12 ग्राम ग्लूकोज था, उस 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर जो विलयन था उसका क्वथनांक जो था वो 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। ग्लूकोज का मोलर उन्नयन स्थिरांक आपको ज्ञात करना। समझो, इसमें भी सबसे पहले हम वही चीज नोट करेंगे जो चीज हमें दी गई है, दिया गया है। ठीक है, देखो क्या है दिया गया। इसमें भार 2 गए हैं, एक विलेय का दिया गया, एक विलायक का दिया गया। जो विलेय का भार जो कम मात्रा होती है उसको लिखते हैं विलेय के भार से, और इसको लिखते हैं स्मॉल w से। कितना है? 12 ग्राम है। जो विलायक का भार होता है उसे कैपिटल W से लिखते हैं, जिसका मान आपका 100 ग्राम है। ठीक है, घोलने पर विलयन का क्वथनांक जो है इतना पाया जाता है। विलयन का क्वथनांक पाया जाता है, यानी कि बच्चों TS पाया जाता है 100.34। बट हमें चाहिए क्या? डेल्टा टीवी का मान चाहिए। डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है TS माइनस T0, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100.34 T0 का मतलब होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम किसी चीज़ को मानते हैं ना। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टीवी का मान कितना आ जाएगा? 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक, यानी कि प्यारे बच्चों आपको केवी जो है इसका मान निकालना है, केवी के मान की गणना करना है। ठीक है सर, ये सारी चीजें आपने बता दी, बट इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? ध्यान से समझो। सूत्र आपने पढ़ा था डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है? 1000 गुणे केवी इंटू स्मॉल w अपॉन में एम इंटू में कैपिटल W, ये फार्मूला होता है। बट हमें टीवी की जगह पे चाहिए क्या? केवी चाहिए। तो इसके बट्टे 1 मानिए, इसकी मल्टीप्लाई कराइए तिरछा, इसकी तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, जब केवी हमें चाहिए रहेगा तो हमारा केवी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये देखो टीवी रहेगा गुणे एम रहेगा गुणे कैपिटल W रहेगा, बटे में आपका 1000 बचेगा, इनटू में आपका स्मॉल w बचेगा। तो केवी इक्वल टू आपका ये फार्मूला आ जाएगा। और अगर आपके मन में ऐसा आ रहा हो सर फार्मूला कहाँ से लाए हैं, तो इस फार्मूले को ही सिंप्लीफिकेशन करके इस फार्मूले को बनाया गया। ठीक, देखो अब हम यहाँ से केवी के मान की इजली से मान गणना कर सकते हैं। डेल्टा टीवी 0.34 इंटू एम का मान कितना है? अब बच्चों यहाँ पर एम अणुभार तो अभी हम लोगों ने निकाला ही नहीं। अब विलेय है कौन? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता C6H12O6, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का आपको निकालना है अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज में है क्या? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 चीजें हैं। ठीक है, एक कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1, एक ऑक्सीजन का होता है 16। बट इसमें कार्बन है कितने? 6 हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन है कितने? 12 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन है कितने? 6 से मल्टीप्लाई करो। देखो बात छिंग कितने होते हैं? 72 होते हैं। 12 एकन कितने होते हैं? 12 होते हैं। 16 छिंग कितने होते हैं? 96 यानी कि 96 होते हैं। सभी को ऐड करो, 2 2 4 और 6 4 10 का 0, 9 1 10 और 7 17 और 1 18 यानी कि 180 आ गया।
यानी कि कैपिटल M का जो मान आ गया वो 180 है, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा 180 गुणे कैपिटल W का मान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कितना है 100 ग्राम, बटे आपका रहेगा 1000 गुणे रहेगा स्मॉल w का मान है 12 ग्राम। देखो 1 2 जीरो ये वाले 2 जीरो इससे कैंसिल, 1 जीरो ये वाला इस जीरो से कैंसिल, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसको 2 से काट 3 से काटो, 3 चक्कू कितने होते हैं 12 होते हैं, तिछाक कितने होते हैं 18 होते हैं, 3 चक्कू 12 तिछाक 18, ठीक है। 2 से काटो, 2 दूनी कितने होते हैं 4 होते हैं, 2 तिहाई कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। इधर देखो अब बचा क्या, इसको समझो, 0.34 बचा, मल्टीप्लाई में आपका 3 बचा, डिवाइड में आपका सिर्फ 2 बचा है, डिवाइड में सिर्फ आपका 2 बचा है, ठीक है। देखो ध्यान से इसको और काटो, 3 एकन 3 बचा 1 भै 14, 3 2 सत्ती 2 एकन 2 बचा 1, इधर हो गया 14 2 सत्ती 14, यानी कि प्यारे बच्चों आपका बचा है 0.17 गुणे में आपका 3, ये आपका मान बचा, ठीक है। देखो इसकी मल्टीप्लाई करो तो केवी का मान कितना आ जाएगा, देखो 7 तिहाई कितने होते हैं 21 का 1 होता है, हासिल लगे 2, 3 एकन 3 और 2 5 हो गए, 0.2 संख्या के बाद है तो 2 संख्या के बाद रहेगा, यानी कि प्यारे बच्चों जो आपका केवी का मान आएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल आ जाएगा। समझ गए इस चीज़ को कैसे हमने सॉल्व किया है, क्या क्या चीज़ें रही हैं। आपको इस फार्मूला जो है यहाँ पर हमने जो अप्लाई किया है ये फार्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि फार्मूला जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले की आपको नीड पड़ेगी जब इधर इस तरीके से कोई अदर न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ बच्चों आप तुरंत वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बच्चों आपका चौथा है, देखो ध्यान से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर बनाया गया है, जल में घोलकर बनाया गया। इसका परासरण दाब क्या हुआ है, इसका परासरण दाब आपको ज्ञात करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, याद रख लेना। देखो सबसे पहले बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें गिवन वैल्यूज जो है दिया गया है, ठीक है। सबसे मेन चीज यहाँ पर जो R का मान है वो गिवन है, बट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, गिवन है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.0 R इक्वल टू 0.0821 होता है, ठीक है। ये मान जो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बट मैंने नोट नहीं किया, मुझे याद आ गया तो गिवन होता है। देखो अब बच्चों आपने परासरण दाब का एक सूत्र पढ़ा होगा, Pv इक्वल टू nRT। ये आपका एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है। इस फार्मूले की सहायता से, सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे सर एन का मान भी नहीं है, टेम्परेचर चलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, छोड़ दो, पी का और बी का मान कहाँ से लाएंगे, पी और बी, यानी कि पी तो आपसे पूछा ही गया, परासरण दाब तो आपसे पूछा ही गया है। समझ रहे इस चीज को, ठीक है। अब बच्चों एन का मान कैसे निकालेंगे, एन का मान निकालने के लिए एन का मतलब होता है मोल, और मोल निकालने के लिए हम करते हैं भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार करते हैं, ठीक है। अब इसका भार कितना 0.5 ग्राम है, 0.45 ग्राम है, 45 ग्राम है। देखो अब इसमें भार लिखो 0.45 ग्राम है बटे अणुभार। ग्लूकोज को इतने ml जल में घोला गया है, इसका अणुभार देखो, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए, 180 होता है। अभी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 180 हो गया। ऊपर 2 संख्या के बाद दशमलव लगा, इसका मतलब नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, इसका मतलब नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। जब आप इन दोनों मानों को कैंसिल करेंगे, इनको जब आप काटेंगे तो आपका एक मान आ जाएगा n इक्वल टू, तो n का मान आ जाएगा 0.0025। तो आपका en का मान तो आपका इतना आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर n का मान तो आपने निकलवा दिया, बट b का मान हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ml में दी गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो टेंशन। पर यहाँ पर हमें b को ml में चेंज ml को लीटर में चेंज करना रहेगा। वॉल्यूम जो है यहाँ पर कितना दिया गया, 250 ml दिया गया, ठीक है। इसको लिखिए 250 ml।
अगर इस वैल्यू को हमें लीटर में चेंज करना है तो हम 1000 से यहाँ पर भाग देते हैं। अगर लीटर की वैल्यू को ml में चेंज करना है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ml को लीटर में चेंज करना है उसमें हम भाग देते हैं। भाग देते समय आपको याद दिख रहा है कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, यानी कि आ गया 1/4। 1/4 लगाएंगे, दशमलव ऊपर बढ़ाएंगे 0, 4 दूनी कितने होते हैं 8 होते हैं, बचेंगे 2, इधर 0, 4 पंचे 20, यानी कि इतना आ गया। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो वॉल्यूम आया है, जो आयतन आया है 0.5, अब आपका आ गया है लीटर में। यहां तक आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक, हर एक जगह का कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी जहां पर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो। अब बच्चों आपको टेम्परेचर की बात आती है, सर टेम्परेचर T का मान कहां से लाएंगे? ठीक है, देखो बच्चों टेम्परेचर जो भी यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया 0, सपोज डेट यहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता, इसको हमें चेंज करना है केल्विन में। केल्विन में चेंज करने के लिए हम यहां पर 273 को ऐड करते हैं, कितना 273 उसमें जोड़ देते हैं, अब आपका मान केल्विन में चेंज हो जाएगा। अगर आप 273 में 0 को जोड़ेंगे तो आपका 273 ही आएगा, तो T का मान कितना आ गया 273 केल्विन आ जाएगा। तो ये जो मान आपका आ गया T का मान आ गया है, आपका V का मान आ गया है, आपका N का मान आ गया है। ठीक है, सूत्र आपका क्या है? PV = NRT। ठीक है, रखो मान सभी के। देखो P तो निकालना है, इंटू V का मान हमें पता ही है कितना है 0.25 लीटर, 0.25 = EN का मान कितना है 0.0025, 0.0025 गुणे R का मान कितना है, ए वाला रखा है 0.0821 मल्टीप्लिकेशन T का मान कितना है 273 है, तो यहां पर रखो 273 हो गया। ठीक है, हमें चाहिए क्या? P का मान चाहिए। क्या चाहिए? P का मान चाहिए। तो जब हम P का मान निकालेंगे, P का मान इसके साथ मल्टीप्लाई में ए आ जाएगा नीचे 0.0025 मल्टीप्लिकेशन 0.0821 इंटू 273 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 0.25। अब हमें नीचे क्या करना है 0 बढ़ा गुणा। देखो इधर 1 2 3 4 संख्या के बाद दशमलव लगा है, नीचे 2 संख्या के बाद लगा है। इस दशमलव से इस दशमलव को कैंसिल कराओ, और नीचे 2 संख्या के बाद है, ऊपर 4 संख्या के बाद है, तो नीचे हम 2 0 बढ़ा देंगे, नीचे हम 2 0 को बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसको भाग करो, 25 एकन 25 चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा ये चीज़ बताओ आप। चला जाएगा। ठीक है, अब देखो P का मान 0.0821 मल्टीप्लाई 273 गुणे 100 हो गया। अगर आप इस संख्या को देखें, इधर 1 2 3 4 संख्या के बाद 0 है, 4 0 नीचे और बढ़ा लो, 4 0 नीचे और बढ़ा लिए। ठीक है, फी का मान देखो क्या आ गया 821 गुणे 273 बटे 1 4 और 2 6 0 1 2 3 4 5 6 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये जो आपका 821 और 273 है, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इस वैल्यू से इसको भाग दे दीजिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद इस वैल्यू से भाग दे देना, आपका P का मान आ जाएगा 0.22 ATM, या हिंदी में इसको कहते हैं वायुमंडल। आपका आंसर आ जाएगा। आप इस वैल्यू को, इस आंसर को कैलकुलेट जरूर कर लेंगे। मैं यहाँ पर डॉट डॉट छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आपका इतना आंसर आ जाएगा। अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कैसे आएगा। ठीक है, समझ के इस क्वेश्चन को। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है एक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इसे आप ध्यान से समझ जरूर लेंगे। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला बच्चों आपका 5वां जो न्यूमेरिकल है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, 1 नंबर में
या फिर 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बट इंपॉर्टेंट है, समझो ध्यान से। 298 केल्विन पर 0.20 मोल KCl विलयन की चालकता जो है इतनी दी गई है। इसकी मोलर चालकता की आपको गणना करना है, इसकी मोलर चालकता निकालनी। समझो, सबसे पहले हम नोट करेंगे, हमें दिया गया है क्या दिया गया, समझो ध्यान से। यहाँ पर इतने केल्विन ताप पर इतने मोल KCl विलयन की चालकता, यहाँ पर चालकता यानी कि कप्पा का मान दिया गया 0.0248 थी। मोलर चालकता की गणना करना, लैम्डा एम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर एम दिया गया, कितने मोल दिया गया, 0.20 मोल दिया गया, ठीक है। समझो, केल्विन टेम्परेचर दिया गया, इसकी हमें कोई नीड नहीं होती इस फार्मूले के अंदर, इसको कैलकुलेट करने के लिए अंदर, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया, ठीक है। अब हमें निकालना है लैम्डा एम। लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है एक सूत्र, कप्पा इंटू में 1000 होता है, डिवाइड बाई आपकी मोलरता होता है। क्या होता है, मोलरता। तो यहाँ पर मोलरता तो डायरेक्टली दी गई होती है, नहीं दी होती। अगर मोलरता यहाँ पे नहीं देता तो भार, अनुभार और आयतन वगैरह दे देता था। तो आपको मोलरता कैलकुलेट करना आता है तो मोलरता कैलकुलेट करके फिर इसको सॉल्व कर लेते। बट यहाँ पर इसने डायरेक्टली मोलों की संख्या दे दी गई है, ठीक है। लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। कप्पा का मान दिया गया 0.0248 मल्टीप्लाई 1000 मोलरता 0.20 मोलरता दी गई, ठीक है। ऊपर 1 2 3 4 संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, नीचे 2 संख्या के बाद दशमलव, 1 2 3 4 संख्या के बाद दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो, नीचे 2 संख्या कम थी तो 2 जीरो बढ़ा दिए। अब इन 3 जीरो से इस 3 जीरो को कैंसिल कर दो, इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को कैंसिल कर दिया। अब देखो, अब आपके पास लैम्डा एम इक्वल टू क्या बचा है, 248 बचा है बटे आपका 2 बचा है, 248 बटे आपका 2 बचा है। इसको भाग कर दो, अगर हम इसको भाग करेंगे तो 2 एकन 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, यानी कि प्यारे बच्चों लैम्डा एम इक्वल टू आ गया 124 सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, इसका मतलब हो जाएगा। तो इस प्रकार से मोलरता की गणना करना रहता है। सूत्र याद रख लेना, न्यूमेरिकल आपके पेपर में भी आ सकता है, समझ गए। अगर इसमें भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो तुरंत आप हमसे पूछिए। अगला देखो बच्चों, अगला बच्चों आपका न्यूमेरिकल नंबर 6 से ध्यान से देखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, रासायनिक बलगतिकी से है, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने में, एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने में यह ज्ञात हुआ है कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4% पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो इस वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इस वेग स्थिरांक की गणना करना, इसके वेग स्थिरांक का मान निकालना है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का अभिसरण करती है, यदि अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि का अभिसरण करती है, बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार को अगर आप क्वेश्चन समझना चाहते हैं समझ लो। देखो, कह रहा है कि एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने में यह ज्ञात हुआ है। अगर हम एक्चुअल बात करें तो यहां से यहां तक ये पूरी बकवास है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये ज्ञात हुआ है कि 1 घंटे में अभिक्रिया 4/3/4 पूर्ण हो जाती है, ठीक है। इस तो वेग स्थिरांक की गणना करना है, ठीक है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का विसरण करती है, अगर ये यहाँ पर ये नहीं कहता कि यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का विसरण करती है, तब भी हमें पता है कि हमें सूत्र तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही लगाना था। बट ये न्यूमेरिकल जो है इंपॉर्टेंट है, समझो ध्यान से। सबसे पहले हम वो चीज लिखते हैं जो चीज हमें न्यूमेरिकल के अंदर दी गई होती है। दिया गया है, क्या दिया गया, 1 घंटे में अभिक्रिया, यानी कि प्यारे बच्चों आपको टाइम दिया गया। टाइम कितना दिया गया, 1 हॉर्स दिया गया, 1 घंटा दिया गया, ठीक है। 1 घंटे में अभिक्रिया 4/3 पूर्ण हो जाती है। प्यारे बच्चों x का मान कितना दिया गया है, 4/3 पूर्ण हो जाती है, 4/3 पूर्ण हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें जो a का मान है, a का मान कितना लेना पड़ेगा, 1 मोल। अब हमें इस 1 मोल की आवश्यकता पड़ेगी, 1 मोल,
ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखें तो वेग स्थिरांक यानी कि प्यारे बच्चों के जो है इस के मान की आपको गणना करनी है, के का मान आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो टाइम दिया गया वो 1 घंटे में दिया गया। इस टाइम को हमें चेंज करना रहेगा मिनट के अंदर। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। फार्मूला आपको सूत्र पता होना चाहिए। के इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइड बाई टी log बेस 10 ए बटे ए माइनस का एक्स। ए आपका फार्मूला होता है, ए आपका सूत्र होता है। आप सभी को पता है, आपने कहीं ना कहीं सूत्र को जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसी सूत्र में हम सारी वैल्यू को रख देंगे। तो देखो बच्चों, के का मान क्या हो जाएगा? ये 2.303 बटे टी, टी का मान कितना है? 60 मिनट है, ठीक है। log बेस 10 ए का मान कितना है? 1 है। अब इधर 1 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है? 3 बटे 4 है, 3 बटे 4 है। अब इस 3 बटे 4 को आप सॉल्व करो। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हम 3 बटे 4 को सॉल्व कैसे करें, हमें सॉल्व करना नहीं आता है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। देखो, ऊपर वाले 1 को भूल जाइए। अब आपके पास है 1 माइनस 3 बटे 4, इसके भी बटे आप 1 मान लो, ठीक है। 1 मान लो। 4 और 1 में जब आप लासा लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 4 1 का 1, अब जब 1 जो है 4 में 4 बार जाएगा तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 4 1 4 यानी कि 3 रहेगा। क्या बचेगा? 4 से अगर आप 3 को माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, बटे आपका 4 बचेगा। यानी कि प्यारे बच्चों, जब हम लोगों ने सॉल्व किया के इक्वल टू 2.303 बटे आपका 60 10, ये आपका बच रहा है 1 बटे 1/4। ये आपका बच रहा है, क्योंकि इस पूरे को जो हम लोगों ने सॉल्व किया है तो इसके स्थान पर हमें रखना है 1/4, 1/4। अब देखो 1/4 है, इसका बट्टे में अगर आप 1 मान लेंगे तो इसका मान ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसकी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 16 log बेस 10, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 1। अगर आप इसको तो आप सॉल्व ही कर लेंगे भाई। 4 1 4 बटे 1, 1 चक्कू 4, यानी कि प्यारे बच्चों के इक्वल टू आ गया 2.303 डिवाइड बाई 16 है, 6 नहीं 16 60। अभी log 10 या बेस 10 होता है, इसका मतलब इसके साथ में कितना आ गया? log 4 आ जाएगा, log 4 आ जाएगा। अब आपको log 4 की वैल्यू पता होना चाहिए, log 4 का मान पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको याद रख लेना LOG log 4। log 4 की जो वैल्यू होती है 0.6020 होती है। इस चीज़ को आप याद रख लेना। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है। इस प्रकार से जो log की वैल्यू आती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आता रहता है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो log की जो वैल्यू है उसकी आपको नीड पड़ती रहेगी। पहले हम इस सूत्र को यहाँ पर लिख लेते हैं। के इक्वल टू 2.303 बटे 60 log 4। सेम समीकरण जो यहाँ पर था वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको log 4 की वैल्यू रखनी है 0.303 बटे 60 इंटू log 4 का मान 0.6020 आपको बताया गया, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपको log 4 है क्या है 2.303 मल्टीप्लाई 0.6020, इन दो वैल्यू की मल्टीप्लाई करना है, इन दो वैल्यू की आपको गुणा करना है। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि दोनों की आप गुणा करेंगे तो आपका एक मान आएगा 1.386406 बटे आपका आ जाएगा 60 यानी कि 60, बटे आपका 60 यानी कि 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस वाली वैल्यू को इससे भाग करेंगे, इस वैल्यू से इसको भाग करेंगे। जब आप इस मान को इस मान से भाग देंगे तो आपका एक मान आ जाएगा 0.02 मिनट।
मिनट इनवर्स, के का मान निकालना है, मिनट इनवर्स। तो इस तरीके से आपको इसका वेग स्थिरांक का जो मान आएगा 0.02 आ जाएगा मिनट इनवर्स। क्यों मिनट इनवर्स? क्योंकि मिनट में वैल्यू रखी है, सेकंड में रखते तो सेकंड इनवर्स आ जाता। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। एक बार समझ लो, सबसे पहले हमने एक पढ़ा न्यूमेरिकल, उसमें जो वैल्यू थी वो नोट कर ली। हमने एक हार्स में दिया गया, मिनट में चेंज किया, फार्मूला था, सारे मानों को रखा। सारे मानों को रखने के बाद हमने के का जो मान है, के की जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर लिया। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो तुरंत आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें डीएम कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है प्लीज़ आप तुरंत हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला बच्चों आपका 7 नंबर न्यूमेरिकल है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल इतने सेकंड है, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है, उस प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 69.3 सेकंड है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना, इस अभिक्रिया का आपको वेग स्थिरांक का मान निकालना। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया वो नोट करो। दिया गया है, क्या दिया गया? एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, यानी कि अर्ध आयुकाल जो मतलब टी हाफ, टी 1/2 कितना दिया गया? 69.3 सेकंड, ये मान दिए गए। ठीक है, कह रहा है इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का गणना करना है, यानी कि प्यारे बच्चों वेग स्थिरांक यानी कि आपको के का मान जो है वो निकालना है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर अर्ध आयुकाल टी हाफ, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है जिससे हम इसकी वैल्यू जो है से कैलकुलेट कर पाएंगे? तो प्यारे बच्चों आपने के इक्वल टू एक सूत्र पढ़ा होगा 0.693 डिवाइड बाई टी 1/2 टी हाफ। ये फॉर्मूला होता है, ये आपका एक सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्या होगा, देखो के इक्वल टू क्या 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, टी 1/2, टी 1/2 का मान है 69.3 69.3। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव ऊपर है, नीचे 1 2 संख्या के बाद दशमलव है। अगर ऊपर 3 संख्या के बाद है, नीचे 2 संख्या के बाद है, मतलब ऊपर 2 संख्या ज़्यादा दशमलव है, तो हम इस दशमलव को हटा तो देंगे, बट इधर जितनी संख्या ज़्यादा दशमलव है उतने हम 0 बढ़ा देंगे, उतने हम नीचे क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब अगर हम 693 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 693 × 693 हो जाएगा। अब एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है, 2 0 बचेंगे। ठीक है, देखो के का मान आ जाएगा 1/100, 51 जाएगा तो 1/100 बचेगा। के का मान कितना बचेगा 1/1/100। हम लगाएंगे दशमलव, ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे, अभी भी काम नहीं होगा, अभी भी एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0, 100 51 100। के का मान कितना आ जाएगा बच्चों? तो आपका जो के है, इस के का मान आ गया 0.1, सॉरी 100 है 0.01 0.01, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड में वैल्यू दी गई है तो सेकंड और साथ में इनवर्स। एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगला बच्चों न्यूमेरिकल देखो, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूमेरिकल नंबर 8 है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। ठीक है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वो 60 मिनट है। फिर कह रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। क्वेश्चन को समझो, एक कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है, उसका अर्ध आयुकाल यानी कि टी हाफ जो है 60 मिनट है। कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। कितने समय में अभिक्रिया जो 90% है वो पूर्ण हो जाएगी, उसका आपको समय बताना। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर भी हम वही चीज़ नोट करेंगे जो हमेशा नोट करते हैं, दिया गया है, या आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं गिवन वैल्यूज। ठीक है, क्या दिया गया? एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का एक
अर्धायुकाल इतना है 60 मिनट, यानी कि टी हाफ कितना है 16 मिनट है, 60 मिनट है। ठीक है, अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। अब कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी कि कितना टाइम लगेगा अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने के। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें टाइम निकालना है, तो हमें अर्धायुकाल दिया गया है, तो हम अर्धायुकाल का सूत्र टी हाफ का लगाकर इसका वेग स्थिरांक निकाल लेंगे और इस वेग स्थिरांक का मान रखकर हम टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, पीछे हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, क्या सूत्र था 0.693 डिवाइड बाई T1/2। ये फार्मूला, ये सूत्र हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़कर आ रहे हैं। इस फार्मूले में मान रखो, देखो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, इस न्यूमेरिकल को इंपॉर्टेंट है। 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ का मान कितना दिया गया 16 मिनट, ये 16 हो गया। इसको प्यारे बच्चों हम लोगों ने मान लिया समीकरण नंबर 1। इसको क्या किया, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। जब समीकरण नंबर इसको 1 मान लिया है, अब हमें 90% पूर्ण होने में लगने वाला जो समय है वो गणना, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 90% पूर्ण होने में लगा समय, 90% पूर्ण होने में लगा समय, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, ये बताना आपको। तो यहां पर हमें टाइम काउंट करना। देखो, तो आपको एक सूत्र पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई आपका टी रहता है, लॉग बेस 10 रहता है, a बटे a माइनस का x रहता है। ये फार्मूला है, ये सूत्र है, और ये आप सभी को पता है। ये फार्मूला, ये सूत्र आप सभी को पता है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पर a का तो मान नहीं पता है। बच्चों यहाँ पर a का मान जब नहीं दिया रहता तो हम 100% में कोई चीज़ लेते हैं और उसमें 90% पूर्ण हो रही है, 10% कम है। तो कोई भी चीज़ हम 100% पूर्ण हो रही थी, उसमें अगर कोई चीज़ होती है, आप देखते हैं तो 100% डिस्काउंट होता है, उसमें कोई 60% देता है, कोई 40% डिस्काउंट देता है। तो ऐसे ही अगर अभिक्रिया 90% पूर्ण होनी है 100 में से, तो उसमें कितना समय लगेगा वो बताना है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर k का मान हमें कैलकुलेट करना है। देखो 2.303 बटे आपका t, ठीक है, लॉग बेस 10, a का मान 100 है, डिवाइड बाई 100 माइनस x, x का मान कितना दिया गया, यहाँ पर x का मान कितना है 90 हो जाएगा। ठीक है, देखो 100 से अगर हम 90 को घटा देंगे तो ऊपर 100 बचा, नीचे 90 का अगर घटा देंगे तो 10 बचेगा, 10 दशामन 100। ठीक है, अगर हम इस t को इधर लाएंगे, k इधर आ जाएगा, t इक्वल टू 2.303 बटे आपका k आ जाएगा, बटे आपका क्या आ जाएगा k आ जाएगा, और ये k इधर आ जाएगा तो ऊपर बच जाएगा log 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 10 आएगा। ठीक है, log 10, चाहे आप इसे मानो चाहे इसे मानो, ठीक है, बट आपको याद होना चाहिए log 10 इसका मान कितना होता है 1 होता है, log 10 का मान कितना होता है 1 होता है। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 बटे आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि log 10 का मान 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण को आप याद रखो, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं इधर। t इक्वल टू क्या है 2.303 बटे आपका k है, ये है। यहाँ पर k का मान हमें दिया गया है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से k का मान रखने पर, समीकरण 1 से k का जो मान है वो हम रखेंगे, k का मान जो है वो हमें रखने पर क्या प्राप्त होगा, देखो t इक्वल टू 2.303 बटे k। अब k के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये वाला 0.693 डिवाइड बाई आपका 16, ये 16 हो जाएगा। अब ये जो 16 है इसके बटे में है, तो इसका मतलब ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो t का मान कितना आ जाएगा 2.303 इंटू मल्टीप्लाई आपका 16 बटे
0.693 0.693, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव है, इधर 1 2 3 डिजिट के बाद दशमलव है। इस दशमलव से इस दशमलव को कैंसिल करवाना है, इस दशमलव से इस दशमलव को करा देंगे हम लोग कैंसिल। समझ रहे इस चीज़ को? इस दशमलव से इस दशमलव को कैंसिल करा दिया गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा देखो, 2303 गुणे 60 बटे आपका 693 693। इस ऊपर वाली वैल्यू को गुणा करो। देखो ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखना। 6 3 18 के 8 हासिल का 1 पूरा 18 हो जाएगा। 6 3 18 के 8 हासिल लगो 1, 6 दूनी 12 1 13 और 1 0 बटे 693 693। ये आपका मान है क्या? इससे इसको भाग करना है, 80 का मान है। इस वाले मान से इस वाली वैल्यू को आपको भाग देना है। जब आप इससे इसको भाग दे देंगे, इसको जब आप हल कर लेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका मान आ जाएगा 199.34 मिनट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर भी आपका सही है। कभी कभी आपको अगर कहीं आप अनसॉल्व पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे, वहाँ पर आंसर इसको 200 मिनट भी देखने को मिल सकता है, मिनट। तो ये भी सही है। एग्जैक्ट मान आपका इतना आएगा, इसको हम अप्रोक्सीमेटली मानकर 200 भी लिख सकते हैं। तो 200 भी कहीं पर लिखा हुआ है, आप उसे गलत नहीं समझेंगे, वो मान भी आपका राइट हो। 200 भी आपका क्या है, सही है, कोई गलत मान नहीं है। इस चीज़ को आप समझ गए। न्यूमेरिकल जो था काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बट आपको समझ में आ गया होगा। हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, कहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है, किसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आ रहा है, सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। 1 बाय 1 करके मैं हर एक चीज़ आपको बताता चल रहा हूँ। बेशक आपको थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसका दोबारा रिवीजन ना करना पड़े। बस मैं जिन फार्मूले पर अंडरलाइन करता हूँ, ये फार्मूले जो भी हैं, इन फार्मूलों को रट लेना। एग्जाम के टाइम पर आपको फार्मूले जो हैं याद होना चाहिए, ठीक है। समझ के अगला न्यूमेरिकल देखो बच्चों। अगला आपका न्यूमेरिकल नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। एक कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वो 10 मिनट में अगर 20% पूर्ण हो जाती है तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। एक कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है। वो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो 10 मिनट के अंदर 20% पूर्ण हो जाती है 10 मिनट में। अगर कोई रिएक्शन थी, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी, वो 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है। जब 10 मिनट का समय लग रहा है, उस अभिक्रिया का 20% भाग पूर्ण हो जा रहा है, ठीक है। मान ली इस बात को। फिर कह रहा है अगर अभिक्रिया के 75% पूर्ण कराना है, अभिक्रिया को 75% अगर हम पूर्ण कर रहे हैं, उसमें कितना समय लग जाएगा। अगर 20% पूर्ण होने में इतना समय लग रहा है, तो अगर वो अभिक्रिया 20% ना पूर्ण होकर अगर वो अभिक्रिया 75% पूर्ण हो रही है, उसमें उसको कितना टाइम लग जाएगा, वो चीज़ आपको बतानी। समझो ध्यान से। इसमें सबसे पहले हम नोट कर लेंगे गिवन वैल्यूज। दिया गया है, सॉरी दिया गया है, दिया है नहीं, दिया गया। सबसे फर्स्ट इसमें 2 कंडीशंस है, इसमें 2 कंडीशन है। 20% 10 मिनट में पूर्ण हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम टी का मान बात करें, टी का मान देखो, यहाँ पर जो रिएक्शन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। 10 मिनट में कितनी पूर्ण हो रही है, 20% पूर्ण हो रही है, ठीक है। तो अगर हम टी का मान बात करें 20% पूर्ण होने के लिए, T20 की बात करें तो 10 मिनट इसका आंसर दिया गया, 10 मिनट। यानी कि 20% पूर्ण होने के लिए T20 का मान दिया गया 10%, ठीक है। अगर यही अभिक्रिया या इसको T1 का मान बात तो ठीक है, T का मान 10 मिनट दिया गया। अगर ये अभिक्रिया यहाँ पर 20% पूर्ण हो रही है, X का मान कितना दिया गया 20%, A का मान कितना लिया जाएगा 100%। अगर आप T इस 20 से कन्फ्यूज हो रहे हैं तो T सिर्फ रखो, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है, प्रथम कंडीशन है। इसमें फर्स्ट शर्त लिख सकते हैं, फर्स्ट शर्त जब अभिक्रिया 20% पूर्ण हो रही है। अब इसका हमें वेग स्थिरांक यहाँ से कैलकुलेट करना है। फार्मूला क्या होता है, K = 2.303
बटे टी लॉग बेस 10 ए बटे ए माइनस का एक्स, ये आपका फार्मूला होता है। इसमें मान रखो सेम वैसे ही हमें सॉल्व करना है जैसे हमने सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया हुआ है। 2.303 डिवाइड बाई टी का मान कितना लग रहा है, 10 मिनट का टाइम लग रहा है, तो टी का मान कितना आ जाएगा 10 मिनट, लॉग बेस 10, ए का मान कितना लेंगे 100 बटे 100 माइनस एक्स का मान कितना है 20%, तो इसको करेंगे 20। देखो आगे देखो 2.303 बटे आपका 10 लॉग बेस 10 100 बटे, अब आप 100 रुपये थे, अगर आपने 20 रुपये उसमें दे दिए, अगर कोई रिएक्शन 100% पूर्ण हो रहे थे उसमें 20% पूर्ण हो जाएगी, 80 बचेगा। 80 को इस एक जीरो से 1 जीरो के 2 चक्कू 8 एंड 2 पंचे 10, 5 बटे 4, तो के का हो गया 2.303 बटे 10 लॉग 5 बटे 4, लॉग 5 बटे 4। अब इस लॉग 5 बटे 4 का हल कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है कोई टेंशन नहीं, हल भी है। 2.303 बटे 10 ये लॉग जो है लॉग 5 माइनस जो नीचे वाला रहता है इसको माइनस में करते हैं लॉग 4, ठीक है ऐसे हम लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर लॉग 5 लॉग 4, चलो अभी हमने लॉग 4 का मान बताया तो आपको याद होगा, बट लॉग 5 का मान कितना होता है। अगर आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा है प्लीज़ बच्चों कमेंट करके बताओ, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि सर मान हमें बताना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है तो बताओ, मैं अभी बता रहा हूँ तुरंत लॉग 4 लॉग 5 का मान, ठीक है लग रहा है ऐसा, ठीक है लिख लो 0.698 0.60 बताया था, यहाँ पर ऊपर 3 संख्या है तो नीचे भी 3 डिजिट रखो, कोई टेंशन नहीं। ये जो लॉग 4 और लॉग 5 के मान है, ठीक है आप देखो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 बटे 10 मल्टीप्लाई लॉग 5 का मान 8 है, 0.698 होता है, 0.698 माइनस 0.602 ये आ गया। इससे इसको हम भाग डिवाइड माइनस करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 2.303 बटे आपका 10 इंटू, अगर 8 से 2 को माइनस करेंगे तो आपका 6 बच जाएगा, 9 से अगर 0 को माइनस करेंगे तो आपका 9 बच जाएगा, 6 से 6 को 0 हो जाएगा माइनस दशमलव, ये आपका आंसर आ गया। ये मान इसको घटाने के बाद बच रहा है। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है, इस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करनी है। प्यारे बच्चों इस सूत्र को हम ऊपर लिख रहे हैं, के इक्वल टू आ रहा है 2.303 बटे 10 मल्टीप्लाई 0.096। इस वाले मान को आप गुणा कर लेना, इस वाले मान की आपने सपोज डेट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर मैं करता हूँ यहाँ पर टाइम लग जाएगा। सपोज डेट आपका जो भी आंसर आ गया उस आंसर को आप 10 से भाग दे देंगे, उस आंसर को 10 से आप भाग दे देंगे। जब आप इसको 10 से भाग दे रहे होंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा के का मान 0.0221 आ जाएगा। मान याद रख लेना, और इसका मतलब क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स। इस चीज को समझ गए, यहां तक हमने के का मान निकाल लिया। अब बच्चों शर्त नंबर 2, शर्त सेकंड, शर्त नंबर 2 है। शर्त नंबर 2 क्या कह रही है कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। हम लिखेंगे अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय, ठीक है ध्यान से देखो, फार्मूला वही रहेगा के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 ए बटे ए माइनस का एक्स, यही फार्मूला रहेगा। इसी फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है देखो ध्यान से क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई आपका टी हो जाएगा लॉग बेस 10 ए का मान 100 बटे
100 माइनस एक्स, एक्स का मान यहाँ पर कितना है 75%, 75%, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, टी का मान चाहिए, तो टी इक्वल टू निकालेंगे, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बटे के आपका नीचे आ जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा 100 बटे, अगर आप 100 से 75 को माइनस करेंगे तो आपका 25 बचेगा, 100 से 75 को माइनस करेंगे 25 बचेगा। इस 25 को 25 सेकंड 25 और 25 चक्कू होते हैं 100, 4 से काट देंगे, ठीक है। तो आपका टी का मान आ जाएगा 2.303 बटे आपका के log 4 आ जाएगा। अब आपको log 4 की वैल्यू पता होना चाहिए, log 4 का मान पता होना चाहिए। इसको हम इस पर लिख लेते हैं ताकि हमें 2.303 बटे आपका के log 4, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों जो log 4 होता है, इस log 4 का मान हमने आपको बताया था 0.6020 बताया था। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया इसी सूत्र में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें इसका मान रखो, देखो तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 बटे आपका के इंटू 0.6020, यहाँ पर आप पूरा रख सकते हैं 0.6020। इन दोनों मानों की आपको मल्टीप्लाई करानी है, ए वैल्यू और इस वैल्यू की आपको कराना है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। जब आप इन दोनों मानों की, इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कराएंगे, जब आप इन दोनों मानों की मल्टीप्लाई करेंगे, या करके आप देख लेना एक बार, मल्टीप्लाई आप इन दोनों मानों की 2.303 इंटू 0.6020, इस दोनों की आप मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करके देख लेना। जब आप इन दोनों मानों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.386406 डिवाइड बाई आपका के रहेगा, ठीक है। अब आपका जो के है, इस के का मान हम यहाँ से रख देंगे, देखो ये आपका के का मान दिया गया, हम लिखेंगे के का मान रखने पर, हमारे पास जो के है, इस के का मान हम लोग रख देंगे। जब हम इस के का मान रखेंगे तो टाइम हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1.386406 डिवाइड बाई आपका के। अब इस के का मान कितना है, ये देखो 0.02211 ये जो है हमारे के का मान है, ये क्या है के का मान है। अब आपने जो के का मान रखना है, अब इस टी का मान हमें कैसे नहीं मिलेगा, देखो बच्चों ये जो के का मान आया है, इस दोनों की आपको भाग कर देना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। आपको इसकी मल्टीप्लाई हमने की तब हमारा ए मान आया, हमने के का मान हमारे पास इतना है। आप लोग फ़ोन में कैलकुलेटर निकाल लेना, कैसे भी करके आप इसका भाग कर लेना, मैं करता हूँ टाइम लगता है। प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इस मान को लिखना है, इस मान से इस मान को डिवाइड कर देना है। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका आंसर आता है राइट आंसर आएगा। जो भी आपका आंसर आता है आप प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा आपका आंसर सही है या फिर आपका आंसर जो है वो रॉन्ग है, ये गलत है। कमेंट कर देना और मात्रक आपको लिख देना है मिनट। क्या लिख देना है, मिनट मात्रक हो जाएगा, यानी कि इतने मिनट का समय अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर इस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है कोई भी आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप उसको इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे जहां से आपके 8 मार्च को आपके बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए। अगर बच्चों इनमें से किसी न्यूमेरिकल में सपोज डेट किसी भी पार्ट में कहीं पर भी कैसा भी कोई भी डाउट है, प्लीज आप उस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। उस स्क्रीनशॉट को आपको इंस्टाग्राम पर SV स्टडी क्लासेस मीनिंग आपको देख लेना, यही मीनिंग लिखना है। SV स्टडी क्लासेस पर जाकर आप फॉलो करके आप हमें DM कर देना। वो फोटो आपने जो स्क्रीनशॉट ली वो आप फोटो हमें वहां पर सेंड कर देना, भेज देना, मैं देखूंगा। और जहां पर मुझे लग रहा होगा कि आपको यहां पर डाउट है, कैसे समझाना चाहिए, मैं वहीं पर आपको बाय वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, कैसे भी करके वीडियो बनाकर आपको उसका डाउट जो है
वो आपको सोल्यूशन उसका वहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको कोई डाउट कैसा भी होता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्योंकि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बना रहता है तो उस क्वेश्चन के डाउट की वजह से आप कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नहीं कर पाते। तो अगर आपका साथ में ऐसा ना हो तो प्लीज़ बच्चों आप इंस्टाग्राम पर आप हमें डीएम कर देना, वो फोटो वो क्वेश्चन भेज देना, आप टाइप कर सकते हैं, टाइप कर देना कैसे आंसर आया। सपोज डेट आपको यहाँ पर आंसर समझ में नहीं आया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, कमेंट करके इंस्टाग्राम पर आप हमें वो डीएम कर देना, फोटो जो स्क्रीनशॉट आपकी गैलरी में सेव होता है, हम उसका जवाब आपको बता देंगे वहीं पर। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन होता है वहाँ पर आप हमसे जरूर पूछिए, जरूर जुड़िए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।